दोस्तों नमस्कार। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। देखो बेटा, अभी तक हमने जो मृदा कोलाइड वाला चैप्टर चल रहा था अपना कृषि रसायन में, उसके बारे में हम लगभग पूरा करने को आए थे। थोड़ा सा ही महत्व वाला टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम आज पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में आगे की बात करेंगे। देखो, आज की हम ऑनलाइन क्लास में जो मृत्तिका खनिज का महत्व है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मृत्तिका खनिज का मतलब होता है सिलिकेट कले, यानी सिलिकेट कले या अकार्बनिक जो अपने पास मृदा कोलाइड्स हैं उनका महत्व क्या है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अकार्बनिक कोलाइड हैं, उनका मिट्टी में या सोयल में महत्व क्या है, वो क्या क्या अपना कार्य दर्शाते हैं वहां पर, उन सब के बारे में हम जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो देखो, मृत्तिका है, यानी मैं ऐसा कहूं कि मृत्तिका खनिज का महत्व है। मृत्तिका खनिज का क्या महत्व है वो जाने। तो देखो, एक मृदा होती है, सोयल होती है, मिट्टी होती है, यानी मैं ऐसा कहूं कि जो मृदा है उस मृदा का सक्रिय अवयव होता है। सक्रिय अवयव जो है उसी का नाम क्या है, मृत्तिका है। उसी का नाम क्या है, मृत्तिका। तो ऐसा कहूं, मृदा का सक्रिय अवयव कौन है, आप उत्तर दोगे इसका मृत्तिका है। वो क्या है, मृदा का सक्रिय अवयव है। सक्रिय का मतलब क्या है, जो भी घटनाएं एक्टिव है, यानी हम कहें कि अधिशोषण क्षमता की बात कर लें, उर्वरता की बात कर लें, जल भराव क्षमता की बात कर लें, ये सब गुण इसी में डिपेंड होते हैं, इसी पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे मृदा का सक्रिय अवयव कौन है, मृत्तिका है। या मैं ऐसा करूं, मृत्तिका है वो मृदा का सक्रिय अवयव है। मृदा क्या है, सक्रिय अवयव। दूसरी बात हम बात करें कि जब सक्रिय अवयव है, मृदा का सक्रिय अवयव मृत्तिका है, तो ये क्या करेगा, मृदा का भौतिक व रासायनिक संगठन को प्रभावित करेगा। मृदा के भौतिक व रासायनिक संगठन क्या करेगा, भौतिक व रासायनिक संगठन है उसको प्रभावित करेगा। मृदा के भौतिक व रासायनिक संगठन को प्रभावित करेगा। मतलब ये है कि जो मृदा है उसका जो संगठन है, यानी कंपोजिशन है, वो कैसे बनी है, वो किस पर डिपेंड हो जाएगा, मृत्तिका पर डिपेंड हो जाएगा, मृत्तिका पर निर्भर करेगा, ठीक है। अब मृत्तिका के महत्व की बात करें तो इसमें पहला महत्व की हम बात करेंगे वो है मृदा उर्वरता। पहला जो महत्व है, जो मृत्तिका खनिज का पहला महत्व है वो है मृदा उर्वरता, ठीक है। तो देखो, मृदा उर्वरता की बात करें, यानी हम कहें उपजाऊपन है, वो उस पर बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो मृत्तिका है ये क्या करेगा, आयनों का अवशोषण करेगा। आयनों का अवशोषण करेगा और अवशोषण के कारण क्या है, उर्वरता में वृद्धि कर देगा। उर्वरता में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। मेरे कहने का अभिप्राय ये हो गया कि पहला जो महत्व है वो मृदा उर्वरता है। और मृदा उर्वरता की बात करें तो जो मृत्तिका होती है वो मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि करती है, मृदा की उर्वरता में वृद्धि करती है। मृदा के उर्वरता में क्या करती है, वृद्धि करती है, बढ़ा देती है, क्योंकि ये क्या करेगी, जो सक्रिय आयन है उनका अधिशोषण कर लेते हैं। दूसरा इसमें भाग है जल धारण क्षमता। दूसरा जो इसका इंपोर्टेंस है, दूसरा जो इसका महत्व है वो ये है जल धारण क्षमता। जल धारण का मतलब होता है जल को अवशोषण करने की क्षमता, कितनी मात्रा में जल का अवशोषण हो रहा है, कितनी मात्रा में जल का अवशोषण हो रहा है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो मृदा है उसके जो कण है वो बारीक होते हैं, पतले होते हैं, और बारीक होने का उसका बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है। बारीक होने का बाहरी पृष्ठ ज्यादा होता है और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण क्या करते हैं, जल को अधिक धारण कर लेते हैं। जल को क्या कर लेते हैं, अधिक धारण कर लेते हैं, जल का अवशोषण ज्यादा कर लेते हैं।
क्यों कर लेते हैं? क्योंकि क्या है, इनके कण बहुत महीन होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, और कण बारीक होने के कारण उनका बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता है, और बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण ये जल का क्या है, अवशोषण अधिक कर लेते हैं, जल को धारण ज्यादा कर लेते हैं, और जल ज्यादा धारण करने के कारण क्या होगा, जब जिस मिट्टी में, जिस सॉइल में जल धारण क्षमता ज्यादा होती है उसमें नमी बनी रहती है, और जो फसलें होती हैं उसमें जो पानी की कमी नहीं होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 3 नंबर बात करें दनाइन विनिमय, 3 नंबर की बात करेंगे क्या करेंगे, दनाइन विनिमय। देखो इसमें करना क्या है, दनाइन विनिमय का अभिप्राय होता है जो मिट्टी के कण हैं, जो मृदा के कण हैं वो बारीक होते हैं, उन पर ऋणात्मक आवेश होता है, वो क्या करेंगे, दनाइन को अपनी सतह पर आकर्षित कर लेते हैं, तो एक ऐसी दनाइन परत बन जाती है, और वो दनाइन परत दूसरे दनाइन द्वारा क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, उसे दनाइन विनिमय कहते हैं। और दनाइन विनिमय में क्या होता है कि जो मिट्टी के कणों पर दनाइन है उनको क्या करते हैं, दूसरे दनाइन क्या विस्थापित करके क्या पौधों तक पहुंचा देते हैं, पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं, पौधों तक पहुंचा देते हैं, तो इस घटना को दनाइन विनिमय कहा जाता है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये हो गया कि जो कले के कण हैं उस पर अधिशोषित दनाइन है, वो विनिमय होकर जो कले के कण या मिट्टी के कण हैं उस पर अधिशोषित धनाइन है वो विनिमय होकर पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं, पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं, पौधों की जड़ों में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि पौधों की वृद्धि में सहायता होती है। दूसरी बात हम करें कि जो अपने पास अकार्बनिक पदार्थ थे उनकी दनाइन विनिमय क्षमता अभी हमने पढ़ी हुई है, पीछे पढ़ के आए कि लगभग 100 तक होती है, 100 सेंटीमोल प्रति मोल तक होती है। इसी प्रकार से हम बात करें, अगली बात करें पोषण तत्वों का अधिशोषण। अगला बिंदु है पोषण तत्वों का अधिशोषण। अगला क्या है, पोषण तत्वों का अधिशोषण है। तो देखो इसमें हम बात करेंगे पोषण तत्वों का अधिशोषण। पोषण तत्व कौन से, जो क्या है पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, मिट्टी में होने अनिवार्य है, उनकी बात करें। अधिशोषण का मतलब होता है उनको एकत्रित करना। अधिशोषण का तात्पर्य क्या होता है, एकत्रित करना। देखो जो मृदा है उसके कण बारीक होते हैं और बारीक होने के कारण उनके महीन कण होते हैं, महीन कण होने के कारण उनका बाहरी क्षेत्रफल ज्यादा होता है और बाहरी क्षेत्रफल अधिक होने के कारण कौन सा क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनमें क्या होगा, पोषक तत्वों का अधिशोषण ज्यादा हो जाता है। जो पोषक तत्व है मिट्टी में या मैं ऐसा कहूं कि जो पोषक तत्व हैं उनको ये क्या अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं, यानी पोषक तत्वों का अधिशोषण ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे क्या है पेड़ पौधे हैं या फसल है वहां की वो क्या है सुव्यवस्थित होती है, सुरक्षित रहती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे पांचवा इसका महत्व है वो है पोषण तत्वों का भंडारण। देखो इसमें ध्यान देना, पोषण तत्वों का भंडारण का मतलब है पोषण तत्वों को एकत्रित करना, पोषक तत्वों को एकत्रित करना। अब पोषक तत्वों का भंडारण में हम बात करें तो देखो ये जो मिट्टी के कण हैं या मैं कहूं कि मृदा के कण हैं वो पोषक तत्व जैसे अमोनियम, कौन सा है NH4+ अमोनियम आयन, इसी प्रकार से कैल्शियम Ca2+, इसी प्रकार से मैग्नीशियम Mg2+, और इसी प्रकार से हम बात करें इंपोर्टेंट दो हैं सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। इनका क्या कर लेता है, भंडारण कर लेता है। इन किसका भंडारण करेगा अपने से पूछा जाए तो याद रखना अपने पास एक तो क्या है अमोनियम आयन, इसका नाम तो क्या है अमोनियम आयन, जैसे इसको हम लिखे अमोनियम, ये तो अमोनियम आयन है, ये क्या है कैल्शियम आयन है, ये मैग्नीशियम है और ये सोडियम आयन और ये कौन सा है पोटेशियम आयन है। इनका क्या होता है भंडारण कौन करता है, मृत्तिका के कण है या मृदा के कण है वो क्या है भंडारण करने में क्या है सुविधा रखते हैं, भंडारण अधिक से अधिक भंडारण किया
जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मृत्तिका खनिज का महत्व है। इसमें हमने कहा मुख्य रूप से 5 महत्व की बात की है। पहला हमने कहा मृदा उर्वरता, दूसरा हमने कहा जल धारण क्षमता, तीसरा हमने कहा धनायन विनिमय, चौथा हमने कहा पोषक तत्वों का अधिशोषण और फिर कहा पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। ठीक है, ये 5 महत्व हमने इसके बारे में ध्यान दिया है, जाना है। इसके बाद में हम कहेंगे अभी तक जो हम पढ़कर आए हैं वो पढ़कर है अकार्बनिक मृदा क्लोराइड पढ़ गए हैं। अभी हम पढ़ गए हैं वो कौन से पढ़ गए हैं? सारे अकार्बनिक मृदा क्लोराइड के बारे में पढ़ा है। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या करेंगे? कार्बनिक मृदा क्लोराइड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अकार्बनिक के बाद में अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है कार्बनिक मृदा क्लोराइड। तो ठीक है, अगला बिंदु हम चालू करते हैं जिसका नाम है कार्बनिक मृदा क्लोराइड। अगला बिंदु है उसका नाम क्या है? कार्बनिक मृदा क्लोराइड की बात करते हैं। ठीक है, तो बिंदु डालते हैं, नाम है कार्बनिक मृदा क्लोराइड। ठीक है, हमारे पास आज का बिंदु है कार्बनिक मृदा क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बनिक मृदा क्लोराइड को हमने हुमस माइका भी कहा है। क्या कहा है? हुमस माइका भी कहा कहते हैं। ऐसा कहते सिंपल सी बात है, इसे हुमस कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको हुमस कहा जाता है। हमने पीछे भी कहा है क्या कहते हैं इसको? हुमस कहा जाता है। सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि जो कार्बनिक मृदा क्लोराइड है उनको क्या कहते हैं? हुमस कहा जाता है। ठीक है, कैसे कहता है? हुमस कहा जाता है। हुमस का मतलब क्या? सड़े गले अंश हो गए, उनकी बात करें। दूसरी बात करें, हुमस है वो गहरे भूरे रंग के होते हैं, यानी हुमस है वो गहरे भूरे रंग के रंग तथा काले रंग के होते हैं। यानी कहने का अभिप्राय है इनका कलर कैसा है? गहरा भूरा होता है या फिर काले रंग का होता है। सिंपल सी बात है, देखो कलर हमने बताया गहरे भूरे रंग का है, फिर क्या है? काले रंग का है। तो अब हम बात करेंगे कि जो गहरे भूरे रंग का काले रंग आपने बताया काला रंग है वो क्या करता है? प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है। प्रकाश को क्या होता है? अधिक अवशोषित। इस रंग के कारण क्या होता है? इसका टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके कारण? काले रंग के कारण, गहरे भूरे रंग के कारण का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरी हम बात करें कि ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं। अक्रिस्टलीय होते हैं। कैसे होंगे? अक्रिस्टलीय होते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? ये जटिल होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ से निर्मित होते हैं। दोबारा सुन लें कि जो अपने पास कार्बनिक मृदा क्लोराइड है उसको सामान्य रूप से हम हुमस कहते हैं। और हुमस क्या है? गहरे भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग तथा काले रंग का क्या होता है? इस कलर का होता है। दूसरी बात हम करें ये अक्रिस्टलीय होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनके जो कणों पर आवेश होता है वो कैसा होता है। जो अपने पास अभी हमने कहा अकार्बनिक क्लोराइड भी, जो अकार्बनिक मृदा क्लोराइड थे उनके कणों पर हमने ऋणात्मक आवेश पढ़ा है। ठीक है, कौन सा पढ़ा है? ऋणात्मक आवेश। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है कार्बनिक मृदा क्लोराइड। कौन सा पढ़ रहे हैं? कार्बनिक मृदा क्लोराइड पढ़ रहे हैं। और अब हम कहेंगे कि जो कार्बनिक मृदा क्लोराइड है इनके कणों पर आवेश है, कार्बनिक मृदा क्लोराइड है, इनके कणों पर आवेश कैसा होता है? इस पर भी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कणों पर आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ये भी कैसे होता है? ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक होने के कारण क्या करेंगे? धनायनों का अधिशोषण करेंगे। धनायनों का अधिशोषण कर लेते हैं।
देखिए क्या करेंगे, किसका अधिशोषण करेंगे, धनायनों का अधिशोषण। धनायन कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित या सतह पर एकत्रित कर लेते हैं। कौन करेंगे, कार्बनिक मृदा कोलाइड। अब दूसरी बात हम कहें कि जो धनायन अधिशोषण क्षमता है, धनायन अधिशोषण क्षमता है, क्षमता इनकी क्या होती है, अधिक होती है। अब आप कहोगे अधिक कितनी होती है, कितनी अधिक होती होगी, तो बात करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ध्यान दें, धनायन अधिशोषण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। किसकी तुलना में, तो आप उत्तर दोगे अकार्बनिक क्लोराइड है, अकार्बनिक क्लोराइड की तुलना में कार्बनिक क्लोराइड की अधिशोषण क्षमता ज्यादा होती है। कितनी होती है, याद रहे 150 से 300 सेंटीमोल पोटेशियम प्रति केजी। इसका मान कहीं पूछ लेते हैं कि कार्बनिक मृदा क्लोराइड होता है, कार्बनिक मृदा क्लोराइड की अधिशोषण क्षमता का मान बताइए। कार्बनिक मृदा क्लोराइड की अधिशोषण क्षमता का मान बताइए। तो उस सिचुएशन में आपको याद रखना है कितना होता है, 150 से 300 सेंटीमोल पोटेशियम प्रति केजी। ठीक है ना, ये अपने पास इसका मान है, किसकी, धनायन अधिशोषण क्षमता का मान है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें, इसी में नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं कि किससे बने होते हैं। कार्बनिक मृदा क्लोराइड है, उनका रासायनिक संगठन में किससे बने होते हैं और वो बने हुए किसके हैं, तो याद रखना ह्यूमस है या कार्बनिक मृदा क्लोराइड है, वो मुख्य रूप से CHO से निर्मित होते हैं। किससे होते हैं, CHO। C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन और O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन है। इनसे मिलकर बने होते हैं। कौन बने होते हैं, कार्बनिक मृदा क्लोराइड से सवाल पूछा जाए, कार्बनिक मृदा क्लोराइड किससे मिलकर बने होते हैं, तो अपना उत्तर होना चाहिए कार्बनिक मृदा क्लोराइड है वो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं। किससे होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं। ये चीज अपने को याद रखना है, इंपोर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा हम बात करें आगे और इसके बारे में, तो देखो हमारे पास हम बात करते हैं, अभी हमने कहा किससे निर्मित होते हैं, कहेंगे CH और O से निर्मित होते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे वो ये है, इसके जस्ट आगे हम बात करेंगे, हम इस प्रकार से बात करेंगे कि अपने पास जो कार्बन यानी जो निर्मित हो गए CHO से, तो हमारे पास जो ऋणात्मक आवेश है वो कौन से हैं, ऋणात्मक आवेश किससे बने होते हैं, या कहेंगे इसमें ऋणायन है वो कौन कौन से हैं। तो आप याद रखना, इसमें ऋणायन है, ऋणायन के रूप में कौन होता है, एक तो COOH, एक तो ये होता है, कौन सा होता है, COOH, हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक समूह है वो रहेगा। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल आयन रहेगा, इसके अलावा फिनोलिक आयन रहेगा। क्या रहेगा, फिनोलिक आयन। ये तीनों प्रकार के हमारे पास जो तीनों समूह हैं, फिनोलिक समूह, ये तीनों कैसे किसका कार्य कर रहे हैं, ऋणायन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करेंगे, ऋणायन का कार्य करेंगे। कौन करेंगे ऋणायन का कार्य, याद रखना, ऋणायन का कार्य कौन करेगा, आप उत्तर दोगे। ऋणायन का कार्य है वो एक तो होता है कार्बोक्सिलिक समूह वो करेगा, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोक्सी समूह वो करेगा, तीसरा फिनोलिक समूह करेगा। ये तीनों के तीनों किसका कार्य करेंगे, ऋणायनिक समूह का कार्य करेंगे। ठीक है ना, ये किसका कार्य करेंगे, ऋणायनिक समूह का कार्य करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहेंगे कि जो अपने पास कार्बनिक मृदा क्लोराइड है की संरचना की बात करें, संरचना में यानी कार्बनिक मृदा क्लोराइड है, इसकी संरचना की बात करें तो अपने पास हम कहेंगे इसकी संरचना में दो आयनिक परत पाई जाती है। संरचना में कितनी, दो आयनिक परत पाई जाती है।
किसकी संरचना में याद रखना, कार्बनिक मृदा कोलाइड की संरचना में दो आयनिक परत पाई जाती है। कितने? दो आयनिक परत पाई जाती है। याद रहे, आप दोबारा सुन लें, कार्बनिक मृदा कोलाइड की संरचना में दो आयनिक परत पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? दो आयनिक परत पाई जाती है, जिनमें से क्या होगा, एक तो धनायनिक परत होगी और एक कौन सी होगी, ऋणायनिक परत होगी। तो जिनमें से हम क्या लिखेंगे, जिनमें से आंतरिक परत है वो कैसे होगी, ऋणायनिक होती है, तथा बाहरी परत पर धनायन, बाहरी परत पर धनायन कौन से याद रहे, अपने पास धनायन की बात करें तो वो कौन से हैं, H प्लस, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, Na प्लस, K प्लस। यानी मेरे कहने का अभिप्राय ध्यान देना, इसमें जो आंतरिक परत है वो तो कैसी होती है, ऋणायनिक होती है। जैसे मैं ऐसा कह दूं कि मेरे पास ये तो कार्बनिक मृदा कोलाइड है और इसकी आंतरिक परत है वो कैसी है, ऋणायनिक है। पूरा कैसा है, ऋणायनिक। इसकी सतह पर जो दूसरी परत बनेगी, दूसरी परत के रूप में कौन रहेगा, जो दूसरी परत बनेगी उसमें कौन सा है, अधिशोषित होते हैं। आप कहोगे ये आयन है, उनमें क्या है, H प्लस है। दूसरा हम कहेंगे कैल्शियम आयन हो सकता है, मैग्नीशियम आयन हो सकता है, इसी प्रकार से सोडियम आयन हो सकता है, पोटेशियम आयन हो सकता है। तो ये तो कौन सी होगी, धनायनिक होगी, कौन सी बाहर को कैसी होगी, धनायनिक होगी, और आंतरिक कैसी होगी, ऋणायनिक होती है। ठीक है ना। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। कार्बनिक मृदा कोलाइड में हमने कहा कि दो परत होती है, पहली परत क्या, आंतरिक परत तो ऋणायनिक होती है और बाहरी परत कैसी होती है, धनायनिक होती है। बाहरी परत में कौन प्रेजेंट होते हैं, H प्लस होता है, Ca2 प्लस होता है, Mg2 प्लस होता है, Na प्लस होता है, K प्लस होता है। ठीक है, ये बातें अपने पास कौन सी थी, कार्बनिक मृदा कोलाइड के बारे में ये सभी बातें थी। अब अपने को देखो, एक बार अपने से कोई कहा जाए कि एक बार इनको शॉर्ट आप दोबारा से बताइए, तो ध्यान देना, कार्बन मृदा कोलाइड को एक बार शॉर्ट भाषा में दोबारा से बताने का प्रयास करते हैं, जो क्या हम कहेंगे, अपने को अंतर लिखने में सुविधा रहेगी। किसके अंतर लिखने में सुविधा रहेगी, कौन से अंतर लिखने में सुविधा रहेगी, तो हम कहेंगे कि जो अपने पास कार्बनिक और अकार्बनिक है, मृदा कोलाइड में अंतर लिखने में क्या रहेगी, सुविधा रहेगी। देखो, कार्बनिक मृदा कोलाइड में सबसे पहले हमने कहा था इसे ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा था, इसे ह्यूमस कहा जाता है। पहली बात हमने ये जानी। दूसरी बात हमने कही थी गहरे भूरे रंग तथा काले रंग की है, यानी दो चीजें अपने पास स्पष्ट थी। ह्यूमस कहा जाता है, गहरे भूरे रंग तथा काले रंग की है। इसके अलावा हमने कहा था कि जो अपने पास ह्यूमस है, इसमें हम कहेंगे ये कैसे हैं, अक्रिस्टलीय हैं, ठीक है। फिर कहेंगे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इससे बने होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा हम कहेंगे कि आगे हम बात करें तो क्या इनमें भी क्या होती है, दोहरी संरचना होती है, दोहरी परत होती है, दो परत पाई जाती है। किसके समान, कार्बनिक कोलाइड के समान। इनकी संरचना में भी, यानी इनकी संरचना में भी क्या होता है, दोहरी परत पाई जाती है, दो परत पाई जाती है, दोहरी परत पाई जाती है। जिनमें से पहली परत तो कैसी है, आंतरिक परत तो कैसी है, हम कहेंगे आंतरिक परत तो कैसी है, ऋणायनिक है। और बाहरी परत है वो कैसी है, हम कहेंगे बाहरी परत है वो क्या है, धनायनिक है, धनायन है। उसमें कौन होंगे, H प्लस होगा,
Ca2 प्लस होगा, Mg2 प्लस होगा, Na प्लस होगा, K प्लस होगा, NH4 प्लस हो सकता है। ये सभी क्या होते हैं, बाहरी परत के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम कहेंगे ये किससे बने होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर है वो CH और O से निर्मित होती है। इनकी संरचना किससे होती है, CH और O से निर्मित होती है। CH और यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं। इसके अलावा हम कहें कि जो अधिशोषण क्षमता है, धनायन अधिशोषण क्षमता, धनायन अधिशोषण क्षमता है वो अधिक होती है, जिसका मान कितना होता है, 150 से 300 सेंटीमोल P प्लस प्रति केजी होता है। ये सब बातें अपने को इम्पोर्टेंट बातें मुख्य रूप से जाननी है। इसके अलावा हम कहें कि इसमें जो ऋणायन है, इसमें जो ऋणायन है, ऋणायन के रूप में कौन कौन से होता है, एक तो OH माइनस होता है, एक COOH होता है, इसके अलावा एक फिनोलिक समूह होता है, फिनोलिक समूह होता है। ठीक है, ये सारी बातें अपने पास क्या थी, कार्बन क्लोराइड के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी। कार्बन क्लोराइड के बारे में मुख्य बातें जानने का हमने प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपने को अगले जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे बता दूं आपको, कार्बनिक क्लोराइड और जो अपने पास अकार्बनिक क्लोराइड है, इन दोनों के बीच में अंतर जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कार्बनिक क्लोराइड का महत्व जानेंगे और मृदा क्लोराइड पर आवेश की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक दोस्तों आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू।